दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। हमने प्रीवियस लेक्चर पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे, डेफिनेशंस देखी थी और आज का हमारा जो टॉपिक है वो डेल्टा एंड ड्यूटी है। तो चलिए हम समझते हैं डेल्टा को। तो डेल्टा हमारा क्या है? द टोटल वाटर डेप्थ सप्लाइड ड्यूरिंग द बेस पीरियड ऑफ क्रॉप रिप्रेजेंट्स द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय क्रॉप टू अटेन इट्स फुल मैच्योरिटी। मतलब बेस पीरियड पे हमें बेस पीरियड पर ही टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर मिलती है। इसमें बेस पीरियड पे ही टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर मिलती है क्योंकि हमारी क्रॉप को फुल मैच्योरिटी तक आना है। लेकिन जो डेल्टा टर्म है, डेल्टा की जो डेफिनेशन है, डेल्टा की डेफिनेशन हमेशा जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है उसको वाटर डेप्थ पर बताती है। मतलब जो डेल्टा है वो वाटर डेप्थ के टर्म में हम बताएंगे क्रॉप की। ठीक है, तो डिफरेंट क्रॉप की डिफरेंट डेल्टा वैल्यू होती है। मतलब डेल्टा को हम सेंटीमीटर पे डिनोट करते हैं। सेंटीमीटर पे इसकी यूनिट है। इसकी यूनिट सेंटीमीटर भी हो सकती है, मिलीमीटर भी हो सकती है और मीटर भी हो सकती है। ठीक है, तो हम बताते हैं डिफरेंट क्रॉप की डिफरेंट डेल्टा वैल्यूज होती है। हमारी क्रॉप है, क्रॉप की डेल्टा जो आएगा हमारा सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो हम देखते हैं पहली क्रॉप हमारी कौन सी है? राइस जिसकी डेप्थ ऑफ वाटर सप्लाई होती है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी क्रॉप है हमारी शुगर केन जिसकी वाटर डेप्थ जो है वो रहेगी हमारी 120 सेंटीमीटर। तीसरी हमारी क्या है? कॉटन, जिसकी वाटर डेप्थ होगी हमारी 50 सेंटीमीटर। और फोर्थ है हमारी व्हीट, जिसकी वाटर डेप्थ होगी व्हीट होगी हमारी 40 सेंटीमीटर। ये हमें पता होनी चाहिए, ये सब वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए क्योंकि हम डेल्टा को समझ रहे हैं, तो ये वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। फिफ्थ नंबर पे आती मैज मतलब मक्का जो होगा 25 सेंटीमीटर। और सिक्स्थ है हमारी फोडर कितना होता है हमारा? 22.5 सेंटीमीटर। देखिए, राइस, शुगर केन, कॉटन, व्हीट, मेज, फोडर की अपनी डेप्थ, वाटर डेप्थ रिक्वायरमेंट है। ठीक है, लेकिन ये जो राइस है कब होती है? राइस ये होती है खरीफ की फसल में। खरीफ जो क्रॉप होती है वो खरीफ सीजन पे हम लोग राइस को उगाते हैं। शुगर केन होती प्रिनेनियल क्रॉप होती है। प्रिनेनियल क्रॉप का मतलब होता है जिसको हम साल भर उगा सकते हैं। तीसरी हमारी कॉटन, ये भी हमारी ये भी हमारी खरीफ की फसल में होती है। ये रबी की फसल में होती है ना। ये खरीफ में होती है। खरीफ मतलब खरीफ का सीजन होता है, मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। खरीफ का सीजन होता है जून से लेकर के सितंबर में, है ना। जून से लेकर सितंबर के बीच में खरीफ होती है। ये प्रिनेनियल क्रॉप होती है ना। ये फोडर मतलब पशु चारा, इसको कहते हैं पशु चारा। ठीक है, तो चलिए हम इसको समझने के बाद इस पे एक डिपेंडेंट एक क्वेश्चंस करेंगे। हम एक क्वेश्चन लगाएंगे जिस पर हमारा ये पूरा कंसेप्ट जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है, wheat crop requires 7.5 centimeter water after every 28 days and its base period is 140 days. Then how much will be its delta value? तो हमें क्या निकालना है? इस पे डेल्टा की वैल्यू निकालना है ना। मतलब इन टर्म्स ऑफ डेप्थ, वाटर की डेप्थ निकालना है इस पे। तो चलिए हम समझते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। ये हमारी फील्ड है, इरिगेशन लैंड है। तो हमने क्या किए, हमारा जो एवरी वाटर डेज आफ्टर एवरी 28 डेज हम वाटरिंग कर रहे हैं इस पे। ठीक है ना।
तो हमारा बेस पीरियड कितना भैया, हमारा बेस पीरियड है 140 डेज। ठीक है, अब जब यहां पे जब आप वाटरिंग करते हैं, यहां पे जब आप वाटरिंग करते हैं तो यहां पे वाटरिंग तब करते हैं जब आप सोइंग ऑफ सीड करते हैं, सोइंग ऑफ क्रॉप करते हैं, है ना। तो अब ये कहना चाह रहा है कि वीट क्रॉप रिक्वायर 7.5 सेंटीमीटर, जो वीट क्रॉप की रिक्वायर्ड है वो 7.5 सेंटीमीटर है आफ्टर एवरी 28 डेज, हर 28 डेज के बाद जो है 7.5 सेंटीमीटर वाटर डेप्थ रिक्वायर्ड है ना। लेकिन हमारा बेस पीरियड 140 डेज है, मतलब इस बेस पीरियड पर हमें इतना वाटर अप्लाई करना है, तो हमें डेल्टा निकालना है, मतलब डेप्थ ऑफ वाटर हमें निकालना है इस पे। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट डे हमने 7.5 सेंटीमीटर यहाँ पे पानी अप्लाई किया, फिर 28 डेज बाद हमने फिर से 7.5 सेंटीमीटर वाटर अप्लाई किया 28 डेज बाद। ठीक है, ये हो गया 28 डेज, आफ्टर 28 डेज। फिर इसके आफ्टर 28 डेज बाद हम फिर से इसमें वाटर अप्लाई करेंगे, 7.5 सेंटीमीटर की जो डेप्थ होगी फिर से हम देंगे वाटर की। 28 डेज के आफ्टर में होगा 56 डेज। ठीक है, फिर 56वां जो डेज होगा इसके आफ्टर 28 डेज, 56वें डेज के आफ्टर 28 डेज फिर हम 7.5 सेंटीमीटर की वाटर डेप्थ फिर से देंगे, सेंटीमीटर की वाटर डेप्थ। ये कितनी हो जाएगी हमारी 112। ठीक है, सॉरी 84 आएगा, यहाँ पे मैंने 112 लिख दिया था, 84 आएगा आफ्टर 28 डेज। ठीक है, फिर हमने 28 दिनों के बाद इसके ये 84वां जो डेज होगा उसके 28 दिन बाद, उसके 28 दिन बाद फिर से हमने जो है 7.5 सेंटीमीटर की वाटर डेप्थ अप्लाई करे हमने। ठीक है, तो हमारा इंटरवल कितना आ गया, हमारा इंटरवल आया 1 2 3 4। देन 28 डेज बाद अगर 84वां जो डेज होगा, 84वां डेज होगा उसके 28 डेज बाद होता है, उसके 28 डेज बाद होता है 112। ठीक है, अब जो 112वां डेज जो होगा उसके 28 डेज बाद फिर हम देंगे, हमारा जो पहुंच जाएगा बेस पीरियड का टोटल ड्यूरेशन हम पहुंच जाएंगे, वो कितना होगा 140 है ना। यहाँ पे पहुंच गए हम, 140 हो गया हमारा। ठीक है, 140। मतलब ये जो बेस पीरियड है, बेस पीरियड को जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, क्रॉप पीरियड इज इक्वल्स टू बेस पीरियड, बेस पीरियड इज इक्वल्स टू ग्रॉस पीरियड, है ना। तो ग्रॉस, ये तीनों को मैं लिख सकता हूँ बी डेज पे, इसकी यूनिट में बी डेज पे लिख सकता हूँ। ठीक है ना, तो बेस पीरियड मतलब ये मेरा बी डेज है। ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम, हमारा जो टाइम ऑफ इंटरवल आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, ये 4 आया, ये 5 आया, मतलब हमने 140 डेज पर मेरे 5 टाइम्स ऑफ इंटरवल है, तो हर इंटरवल पर मैंने 7.5 दिया, हर इंटरवल पे मैंने 7.5 दिया। तो मेरी क्रॉप की, व्हीट क्रॉप की जो रिक्वायरमेंट है एक इंटरवल पे 7.5 होगी। मेरी जो मेरी व्हीट क्रॉप की रिक्वायरमेंट है वो 7.5 होगी। ठीक है, एक इंटरवल पे। इसी प्रकार मेरे 5 इंटरवल है, इसी प्रकार ये मेरे 5 इंटरवल है, तो 5 इंटरवल पे मेरे को करना है, मतलब क्योंकि मेरे को टोटल डेप्थ ऑफ वाटर निकालना है। ठीक है ना, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर निकालना है, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 37.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो है वाटर डेप्थ रिक्वायर्ड है इस क्रॉप के लिए, जो ये व्हीट क्रॉप के लिए 7.5 हम हर इंटरवल पे दे रहे थे। तो 140 डेज के बाद हमें इतनी वाटर डेप्थ अप्लाई करनी पड़ेगी। एक चीज और मैं बता दूं, जैसे मैंने अभी इसके पहले वेरियस क्रॉप की वेरियस वाटर डेप्थ आपको मैंने लिखवाई थी, जैसे राइस की 140 और मेज की होती 25। तो क्या आप बता सकते हैं ये फ्लक्चुएट कर सकती है कि नहीं? वो स्टैंडर्ड वाटर डेप्थ से कर सकती है। वो इसलिए कर सकती है क्योंकि
वो जब हम क्रॉप कहीं पे लगाएंगे, किसी फार्मिंग लैंड पे लगाएंगे, तो वो वहां की जियोलॉजिकल कंडीशन पे डिपेंड करती है, सॉइल स्ट्राटा पे डिपेंड करती है। इसलिए क्रॉप की जो डेल्टा वैल्यू है वो फ्लक्चुएट कर सकती है, लेकिन वो एक जानकारी के लिए वो स्टैंडर्ड है, वो यूनिट, वो डेप्थ को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम ड्यूटी को डिफाइन करते हैं। ड्यूटी है हमारी, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हेक्टेयर्स एरिया ऑफ लैंड गेटिंग इरिगेटेड बाय अ डिस्चार्ज ऑफ 1 मीटर क्यूब सप्लाइड कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग द एंटायर बेस पीरियड। मतलब क्या है, मेरा नंबर ऑफ हेक्टेयर्स है, नंबर ऑफ हेक्टेयर्स का मतलब होता है एरिया ऑफ लैंड, मतलब एरिया ऑफ लैंड पर मैंने जो वाटर अप्लाई किया है, पर यूनिट डिस्चार्ज मैंने वाटर अप्लाई किया है, वो मेरी ड्यूटी कहलाएगी। मतलब ये है कि नंबर ऑफ हेक्टेयर्स, इसकी यूनिट जो होती है हेक्टेयर्स पर यूनिट डिस्चार्ज। तो जो डिस्चार्ज है वो डिस्चार्ज किसके लिए है, क्रॉप के लिए है, लेकिन जो ड्यूटी है वो वाटर की है। तो हम इससे ये समझते हैं कि ड्यूटी क्या है, नंबर ऑफ हेक्टेयर्स पर यूनिट डिस्चार्ज फॉर द क्रॉप इज कॉल्ड ड्यूटी एट द बेस पीरियड, एट द एंटायर बेस पीरियड, क्योंकि वाटर की जो डिमांड होती है वो बेस पीरियड में होती है। इसकी यूनिट है हेक्टेयर पर यूनिट डिस्चार्ज, डिस्चार्ज की यूनिट होती है, इसको हम डिस्चार्ज कहते हैं, इसको मैं क्यू से डिनोट करता हूं, क्यू से। और जो हेक्टेयर है, हेक्टेयर क्या है, एरिया है, एरिया हमारा हो सकता है मीटर स्क्वायर में, हेक्टेयर में भी मीटर स्क्वायर और हेक्टेयर में भी किलोमीटर स्क्वायर। एक चीज जानने वाली बात यह है कि जो ड्यूटी है वो किस पे डिपेंडेंट है, जो ड्यूटी है हमारी सोर्सेस पे डिपेंडेंट है। सोर्स क्या हो सकते हैं, सोर्स में भी रिवर, सोर्स में भी डैम, सोर्स में भी शैलो वेल, सोर्स में भी डीप वेल और सोर्स में भी पॉन्ड। तो आप ये समझिए कि ड्यूटी जो डिपेंड करती है वो स्टोरेज पे डिपेंड करती है, स्टोरेज टैंक पे डिपेंड करती है, क्योंकि फाइनली हमें वाटर की जो डिमांड है वो क्रॉप के लिए है, तो हमें डिपेंड होना पड़ेगा किसमें, स्टोरेज टैंक पे, स्टोरेज पे। इसलिए ड्यूटी यही होगी, क्या होगी, हेक्टेयर पर मीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब ये है इसका कि इरिगेशन लैंड को इरिगेट करने के लिए पर यूनिट डिस्चार्ज हमने अप्लाई किया, वही हमारी होगी ड्यूटी। ठीक है, अब क्या है, इस पे कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस हैं, बेसिक टर्म्स हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी हैं जिसको मैं समझाता हूं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड है ना, जिसको मैं डिनोट करता हूं VS से। ठीक है, VS से। तो जो हमारा इस पे जानने वाली बात यह है कि ये टर्म क्यों आई, ये टर्म इसलिए आई, वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड, वाटर सप्लाई कहां से कर रहे हैं, हम स्टोरेज से कर रहे हैं। और अगर हम जब वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोरेज से सप्लाई करेंगे तो डिस्चार्ज के टर्म में आएगा, किसके लिए, डिस्चार्ज के टर्म में आएगा, बेस पीरियड के लिए, डिस्चार्ज के टर्म में आएगा बेस पीरियड के लिए। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सप्लाई देखते हैं हम, क्या है भाई हमारा, ये हमारा डिस्चार्ज है मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, इनटू बी डेज के लिए, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, सेकेंड पर है, इसको डेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो VS इज इक्वल टू 86400, ठीक है ना, ये हो गया हमारा मीटर क्यूब इंटू बी डेज, मीटर क्यूब बी डेज। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ, ये तो वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाई को मैं बताता हूं, वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाइड क्या है, VA। तो इस पे जानने वाली बात यह है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाइड किस पे डिपेंडेंट है और कहां के लिए है ये। तो कहां के लिए है ये शब्द मैं बोलना चाहूंगा, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाइड है, देखिए वॉल्यूम ऑफ अप्लाइड जो होगा वो इरिगेशन लैंड के लिए है। तो इरिगेशन में हम ड्यूटी भी देते हैं और डेल्टा भी देते हैं।
इरिगेशन लैंड पे हम ड्यूटी भी देते हैं और डेल्टा भी देते हैं। मैं ड्यूटी की बात करता हूं तो ड्यूटी जो मेरी होती है हेक्टेयर पे होती है, एरिया है ना। तो ये मेरा हेक्टेयर पे है तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो इंटू 10⁴ हो जाएगा ये, ठीक है। फिर क्या करते हैं, फिर क्या होता है, इस पे हम लोग डेल्टा भी देते हैं, डेल्टा इन टर्म्स ऑफ डेप्थ। तो मैंने डेल्टा को एक्सप्लेन किया था कि जो डेल्टा होता हमारा वो सेंटीमीटर, मीटर और मिलीमीटर में, यहां पर मैं बात कर रहा हूं मीटर की, इसलिए मैं मीटर लिखूंगा। डेल्टा जो है मीटर पे है, ठीक है। अब ये आ गया हमारा, ये दो टर्म आ गई है इक्वेशन 1, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं, इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम इसके आगे स्टेप में चलेंगे, दोनों में एक रिलेशन निकालेंगे हम यहाँ पे, हम दोनों में एक रिलेशन, क्योंकि यहाँ से निकलने वाला है डेल्टा और ड्यूटी का रिलेशन निकलने वाला है यहाँ पे। तो जब ये रिलेशन निकलेगा तो किस कंडीशन पे निकलेगा, ये उस कंडीशन में निकलेगा जब यहाँ पे नो लॉस की कंडीशन आएगी, मतलब इफ नो लॉस कंडीशन, ठीक है। तो देख लेते हैं तो क्या होगा फिर, अप्लाई, वॉल्यूम ऑफ अप्लाई इज इक्वल्स टू, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ अप्लाई कर रहे हैं हम कहां पे, लैंड पे, कहां से, वॉल्यूम ऑफ सप्लाई से, दोनों बराबर होगा। तो सप्लाई कहां से आ रही है हमारी, स्टोरेज से आ रही है। वॉल्यूम ऑफ अप्लाई इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो इक्वेशन देख लेते हैं 1 में क्या लिखा हुआ है अप्लाई पे, ठीक है। 8d इंटू 10⁴ इंटू डेल मीटर इज इक्वल टू, सप्लाई कितना हमारा 86400 बी डेज, ठीक है ना। अब यहां से मैं क्या निकाल लेता हूं, डेल की टर्म निकाल लेता हूं, या फिर ड्यूटी निकाल लेता हूं, या डेल्टा निकाल लेता हूं, ठीक है ना। तो यहां से मैं डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं मैं, 86400 इंटू बी डेज डिवाइडेड बाई, ये नीचे चला जाएगा d इंटू 10⁴, ये हो गया है ना। तो क्या होगा, ये नीचे पे 10⁴ है, तो ये आएगा मीटर पे, तो ये आएगा मीटर पे, ये आएगा मेरा मीटर पे। इसको मैं लिख लेता हूं, ये आएगा मेरा, यहां लिख लेता हूं मैं इसको, है ना, यहां लिख लेता हूं इसको, ठीक है। ये आ जाएगा मेरा डेल इज इक्वल्स टू 8.64 इंटू बी डेज डिवाइडेड बाई डी। ये आ गया हमारा ड्यूटी एंड डेल्टा पे रिलेशन, ये आ गया हमारा ड्यूटी एंड डेल्टा पे रिलेशन, है ना। ये है इन टर्म्स ऑफ मीटर पे, ये टर्म है, ये मीटर पे है, सॉरी नीचे लिखूंगा तो ऐसा बदल जाएगा, ये है मीटर पे, ठीक है। और अगर यदि यही सेंटीमीटर पे होता, तो अगर ये ये है मीटर में है, और मीटर में है, तो ये जो बी डेज है, बी क्या है, बी डेज में है ना। ये इसको बर्थडे मत समझ लेना इसको, ठीक है। ये जो है मल्टीप्लाई पे है, बी 8.64 इंटू बी डेज डिवाइडेड बाई ड्यूटी, है ना, ये होता है। अब हम ये जानते हैं कि ये मीटर पे और सेंटीमीटर पे क्या होगा भाई, डेल इज इक्वल्स टू 864 इंटू बी डिवाइडेड बाई डी, ये होगा मेरा एक्सप्रेशन सेंटीमीटर पे। अब एक चीज, अब ये तो रिलेशंस हो गया, डेल्टा और ड्यूटी में रिलेशंस हो गया, ठीक है। अब मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जो मेरी ड्यूटी है वो किस पे डिपेंडेंट करती है। क्या ड्यूटी मेरी कांस्टेंट रह सकती है, क्या ड्यूटी मेरी फ्लक्चुएट हो सकती है। हम कभी सोचें तो ड्यूटी कांस्टेंट भी हो सकती है, ड्यूटी फ्लक्चुएट भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है ड्यूटी की फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग पे। बहुत सारे फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग है, फैक्टर्स अफेक्टिंग करते हैं ड्यूटी को। वो डिपेंड करता है किस पे, क्लाइमेटिक कंडीशंस पे, वो डिपेंड करता है कैनाल लाइनिंग पे, वो डिपेंड करता है सॉइल की कंडीशंस पे। ऐसे कई पॉइंट्स हैं। एक और बता देता हूं, वो प्लगिंग पे भी डिपेंड करता है। और हम सोचते हैं कि ड्यूटी को बढ़ा सकते हैं क्या, तो बिल्कुल हम ड्यूटी को बढ़ा सकते हैं। और ड्यूटी घट सकती है क्या, बिल्कुल घट सकती है, बिल्कुल घट सकती है। अगर हमें ड्यूटी को बढ़ाना है तो उसके प्लगिंग पे काम करना पड़ेगा। प्लगिंग मतलब होता है, प्लगिंग टर्म है,
उसको समझ लीजिए। प्लगिंग का मतलब होता है कि सॉइल की मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी, सॉइल की मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी होती प्लगिंग। तो ड्यूटी हो गया। तो फिर हम चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चरल क्रॉप सीजन्स ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया में, हमारे इंडिया में डिफरेंट सीजन्स पे डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स लगाते हैं। जैसे खरीफ की क्रॉप को देखते हैं हम, तो जो खरीफ की क्रॉप है हमारी जून से सितंबर के बीच में होती है। लेकिन हाँ, जून से सितंबर के बीच में होती है और इसमें राइस, मैज, कॉटन, ज्वार और बाजरा, मैज मतलब मक्का होता है, ये लगाते हैं। खरीफ की फसल को हम बोलते हैं, खरीफ की क्रॉप को हम बोलते हैं समर क्रॉप, समर क्रॉप भी बोलते हैं, SUMM, समर क्रॉप। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा रबी की क्रॉप। रबी का सीजन जो होता है हमारा नवंबर से मार्च के बीच में होता है, जिसमें हम लगाते हैं वीट, पोटैटो, पल्सेस, ग्राम, जिसको दलहन बोलते हैं, दलहन, और मस्टर्ड, राई। ये हम लगाते हैं कब? नवंबर से मार्च के बीच में, जिसको हम बोलते हैं रबी की सीजन को बोलते हैं हम विंटर सीजन या विंटर क्रॉप भी बोलते हैं, विंटर क्रॉप, विंटर क्रॉप। नेक्स्ट है हमारा जैद होता है हमारा अप्रैल से जून के बीच में, जैद होता है अप्रैल से जून के बीच में। और जैद में हम फ्रूट्स लगाते हैं, वेजिटेबल्स लगाते हैं, फोडर लगाते हैं। फोडर का मतलब होता है चारा, ठीक है, पशु आहार होता है फोडर, चारा, ठीक है ना। अब पेरिनियल क्रॉप क्या होती है? पेरिनियल क्रॉप हमारी क्या होती है? वह क्रॉप जिसका जो बेस पीरियड होता है वो 300 डेज से ज्यादा होता है। मतलब इसको हम एज्यूम कर सकते हैं 1 ईयर, मतलब ये साल भर लगने वाली क्रॉप है। साल भर लगने वाली क्रॉप ऐसी कौन सी क्रॉप है? पेरिनियल क्रॉप। जो कौन सी क्रॉप को पेरिनियल क्रॉप कहते हैं? पेरिनियल क्रॉप होती है हमारी शुगर केन देखिए, शुगर केन, ठीक है। तो ये डिफरेंट सीजन्स की क्रॉप्स हैं जिसको हम इंडिया पे लगाते हैं। तो चलिए, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।